नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, खेल, मनोरंजन, अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का कारवां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बैतूल में एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का खतरनाक हिडन एजेंडा अब खुलकर सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस लगातार धर्म आधारित आरक्षण की बात कर रही है। तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने अभी नाम लेकर कहा कि वो मुस्लिमों को आरक्षण दिलवा कर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली में कहा कि कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब कांग्रेस ने देश के लोगों की संपत्ति छीनकर उसे भी अपने वोट बैंक को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कर्नाटक में ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है, उस ओबीसी के कोटे से आरक्षण का हिस्सा छीनने के लिए कांग्रेस ने प्रदेश के सभी मुस्लिमों को ओबीसी बना दिया। कांग्रेस की यह हरकत पूरे देश के ओबीसी समाज के लिए खतरे की घंटी। बैतूल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा बाबा साहब के संविधान को मिटाने और एससी, एसटी और ओबीसी से आरक्षण छीनने की कोशिश करती रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब सबसे पहले आंध्र प्रदेश में धर्म आधारित आरक्षण की शुरुआत की गई थी, लेकिन कांग्रेस अपने मंसूबों में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन कांग्रेस अब भी वही खेल खेलना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि इतना बड़ा देश किसे सुपुर्द करेंगे, ये नाम बताने की तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बनाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में विजय संकल्प शंखनाद महारैली को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के सलाहकार रहे सैम पित्रोदा पर बिना नाम लिए निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यम वर्ग की कमाई पर कांग्रेस की नजर बहुत पहले से है। यह पैतृक संपत्ति पर भी टैक्स लगाने के इरादे के साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप से ग्रसित बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करना चाहती है और यह उसकी पुरानी नीति है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी को अर्बन नक्सली के एजेंडे पर काम करने वाली पार्टी करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नक्सलियों को शहीद बताती है, आतंकवादियों पर आंसू बहाती है, लेकिन निर्दोषों की हत्या पर चुप रहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस के समय में मध्य प्रदेश की पहचान बीमारू राज्य की थी। आज वही एमपी भाजपा सरकार में विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए एक स्थिर और मजबूत सरकार कितनी जरूरी होती है, ये मध्य प्रदेश और सागर के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। विकास तब होता है जब सही नीतियां और सही विजन हो। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की टिप्पणी पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में कहा कि राहुल गांधी के सलाहकार यह कह रहे हैं कि जो मेहनत से कमाते हैं उनकी कमाई उनके बच्चों को नहीं मिल सकती है। यह कांग्रेस पार्टी की पूरी माओवादी सोच है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सैम पित्रोदा राजीव गांधी के जमाने से पॉलिसी मेकर हैं और राहुल गांधी के कहने पर उन्होंने संपत्ति सर्वे की वकालत की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हैदराबाद में कहा कि कांग्रेस सनातन और संतान विरोधी है। आपकी संतानों की संपत्ति को छीनने के लिए वसूली टैक्स कांग्रेस लगाने वाली है। उन्होंने कहा कि सीमा, संतान, संपत्ति और सनातन की सुरक्षा करनी है तो देश में फिर एक बार मोदी सरकार चाहिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया है कि वो एक एक व्यक्ति की कमाई का हिसाब करेंगे, फिर सबकी संपत्ति ले लेंगे और जिसको चाहे उसे बांटेंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा के बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने देश के संसाधनों पर मुसलमानों के पहले अधिकार वाले मुद्दे पर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अंतिम छोर पर रह रहे लोगों का है और मुस्लिम देश में सबसे पिछड़ा है और इसमें मुझे
कोई एतराज नजर नहीं आता। भाजपा नेता तरुण चुग ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति निर्धारण करने वाले और राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस के घोषणा पत्र की पुनरावृत्ति है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राजकोट में कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 6 अप्रैल को राहुल गांधी ने एक बैठक में कहा था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे हम राष्ट्रीय सर्वे कराएंगे, उसके बाद पुनर्वितरण करेंगे। इनका दिमाग वेल्थ क्रिएशन में नहीं, पुनर्वितरण में चलता है। संपत्ति पुनर्वितरण मामले को लेकर कांग्रेस लगातार घिरती जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिस तरह के वादे कर लिए हैं वो ऐसी पार्टी ही कर सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने कहा कि यह बात करके राहुल गांधी ने 2 कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों का अपमान किया है जिन्होंने बाजार सुधार किए और देश की संपत्ति में इजाफा किया। वो दरअसल कहना चाहते हैं कि उन प्रधानमंत्रियों ने जो किया वो गलत था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के कलबुर्गी में कहा कि उनकी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की कोई छाप नहीं है। उन्होंने युवाओं और किसानों से जुड़े अपने पार्टी के वादों को फिर दोहराया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। अमरावती लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस देश में नई प्रथा आ रही है। कांग्रेस के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस आने वाले समय में हुक्मशाही करना चाह रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 88 सीटों के लिए प्रचार का शोर थम गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सभी दलों के दिग्गज नेताओं ने जमकर चुनाव प्रचार किया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 88 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इनमें असम की 5 सीटें, बिहार की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 3 सीटें, कर्नाटक की 14 सीटें शामिल। केरल की सभी 20 सीटें, मध्य प्रदेश की 6 सीटें, महाराष्ट्र की 8 सीटें, मणिपुर की 1 सीट, त्रिपुरा की 1 सीट, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, राजस्थान की 13 सीट, उत्तर प्रदेश की 8 सीट, पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर भी मतदान होगा। दूसरे चरण की 88 सीटों के लिए कुल 1210 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण के चुनाव में कुल 10,40,13,791 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। दूसरे चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। दूसरे चरण में कुछ सीटों पर सभी की निगाहें रहेंगी। केरल की वायनाड सीट पर इंडी गठबंधन के प्रमुख विपक्षी नेता राहुल गांधी का सीधा मुकाबला केरल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन से होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंडी गठबंधन के घटक दल सीपीआईएम से भी इस सीट पर अपना उम्मीदवार चुनाव में उतरा है। केरल की एक और सीट तिरुवनंतपुरम पर भी सबकी नजरें होंगी। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर से होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। इस दौरान उन्होंने वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। अमित शाह ने इस मौके पर कांग्रेस सपा गठबंधन को घेरते हुए कहा कि दोनों पार्टियों में केवल परिवारवाद और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिला है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बिहार में चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली। उन्होंने खगड़िया और मधुबनी में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह इंडिया अलायंस केवल भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और अनकापल्ली में एनडीए उम्मीदवारों के प्रचार में उतरे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह देश की एकता, अखंडता को प्रभावित करने वाला विचार है। अमेठी से भाजपा के उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने प्रचार अभियान के दौरान कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस
वालों ने जनता के पैसे से न सिर्फ अपनी जेब भरी है और गरीबों तक पैसा कभी नहीं पहुंचाया है। केंद्रीय मंत्री और पोरबंदर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनसुख मंडाविया ने धोराजी विधानसभा की उपलेटा जिला पंचायत सीट पर चुनाव प्रचार किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर स्पष्ट कर दिया है कि अखिलेश यादव गुरुवार को दोपहर 12 बजे कन्नौज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उत्तर प्रदेश के अमेठी में गोरीगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए थे जिसमें रॉबर्ट वाड्रा को लोकसभा प्रत्याशी बनाने की मांग की गई थी। हालांकि बाद में पुलिस ने इन पोस्टरों को हटवा दिया। दिल्ली में आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं देश के 90% लोगों के बारे में बात करता हूं, इसलिए मीडिया वाले मुझे नॉन सीरियस कहते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी केरल के वायनाड में अपने भाई राहुल गांधी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंची। प्रियंका गांधी ने कहा कि आपको वोट आपका भविष्य को बनाएगा, देश को मजबूत बनाएगा। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अपनी 7वीं सूची जारी की है। इसमें 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। सलेमपुर से भीम राजभर, भदोही से इरफान अहमद और हमीरपुर से निर्दोष कुमार दीक्षित के नाम शामिल हैं। अरल्डी प्रमुख जयंत चौधरी ने अमरोहा में कहा कि पहले चरण में मतदान के बाद विपक्ष का आत्मविश्वास एक दिखावा है। विपक्ष भी जानता है कि भाजपा ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया है। मतदान का प्रतिशत कम होना सबके लिए चिंताजनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सीडीआरआई की वृद्धि प्रभावशाली रही है, जो भविष्य के लिए अच्छा संकेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाएं लगातार और अधिक गंभीर होती जा रही हैं। उनके कारण होने वाली क्षति आमतौर पर डॉलर में बताई जाती है, लेकिन लोगों, परिवारों और समुदायों पर इसका वास्तविक प्रभाव इन आंकड़ों से परे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस मौके पर राष्ट्रपति ने भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षुओं को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हम भूल रहे हैं कि जंगल हमें जीवन देता है। आपके पास जंगल संरक्षण की जिम्मेदारी है और मुझे उम्मीद है कि आप अपने दायित्व का अच्छे से पालन करेंगे। जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी के मुख्य कार्यकारी जेमी डिमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। एक कार्यक्रम के दौरान जेमी डिमन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उत्थान में अविश्वसनीय काम किया है। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 में रुक रहे हैं। एक ब्रेक के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पंचायती राज मंत्रालय ने स्थानीय स्वशासन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। कर्नाटक में नेहा की हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कर्नाटक के हुबली में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रौजवानी कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट कविता की जमानत याचिका पर 6 मई को फैसला सुनाएगा। चुनाव के दौरान ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों के साथ वीवीपैट पर्चियों का 100% मिलान करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने आज सुनवाई की।
भारतीय रिजर्व बैंक ने अत्यधिक रिटर्न के वादों के साथ विदेशी मुद्रा व्यापार सुविधाएं प्रदान करने वाली अनाधिकृत संस्थाओं को चिन्हित किया। केंद्रीय बैंक ने कहा कि अधिकृत डीलरों को ऐसे मामलों का पता चलने पर तुरंत ऐसे लेन देन की सूचना प्रवर्तन निदेशालय को देनी चाहिए। बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने कहा कि वो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके लोगों का अनाधिकृत उपयोग करने वाली फ्रॉड संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक संकलित मास्टर डायरेक्शन जारी किया जिसमें प्रतिभूतिकरण शुरू करने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को बढ़ाकर 300 करोड़ किया गया। सरकार ने दवा और चिकित्सा उपकरण के मूल्य निर्धारण सुधारों की समीक्षा समिति का विस्तार किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र में ऋणदाता कोटक महिंद्रा बैंक से नए क्रेडिट जारी नहीं करने को कहा। रिजर्व बैंक ने अप्रैल बुलेटिन में महंगाई को बढ़ने का अंदेशा जताया है। वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी पेयू को भारतीय रिजर्व बैंक से पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली। इंडस टावर्स में वोडाफोन ग्रुप की 21.05% हिस्सेदारी खरीदने के लिए भारतीय एयरटेल बातचीत नहीं कर रही। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर्स में मजबूती के दम पर अप्रैल में भारत की व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार जारी है। एसबीआई कार्ड ने अपना पहला यात्रा केंद्रित कोड क्रेडिट कार्ड एसबीआई कार्ड माइल्स पेश किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बंगाल की खाड़ी स्थित अपने KG-D6 गैस ब्लॉक में गैस भंडारों के विकास के लिए सरकार से अतिरिक्त निवेश करने की इजाजत मिली। भारतीय फिनटेक कंपनी भारत पे ने भारत पे वन नाम से नई पेमेंट डिवाइस लॉन्च की। नवीन जिंदल समूह नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपयों का निवेश योजना को अंतिम रूप दे रहा है। जनवरी मार्च तिमाही के दौरान टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का शुद्ध लाभ 19.3% गिरकर 217 करोड़ रुपए रहा। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुए भारतीय शेयर बाजार। निफ्टी 34 अंक की बढ़त के साथ 22,402.40 के स्तर पर बंद। रूस के पश्चिमी क्षेत्र के गवर्नर वासिली अनोखिन ने कहा कि यूक्रेन द्वारा किए गए ड्रोन हमलों में रूस के स्मोलेंस्क क्षेत्र में ईंधन और ऊर्जा सुविधाओं में आग लगी। रूस ने कहा कि अगर यूक्रेन संयुक्त राज्य अमेरिका से लंबी दूरी की ATACM मिसाइलों की डिलीवरी लेता है तो रूस यूक्रेन के अंदर अपने बफर जोन का विस्तार करेगा। जर्मनी ने कहा कि वो गाजा पट्टी में संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के अभियानों के लिए सहयोग देना फिर शुरू करेगा। कोलंबिया विश्वविद्यालय के क्रिएटिव मशीन लैब के इंजीनियर्स ने ईमो नामक एक रोबोट विकसित किया जो मानव चेहरे के भावों की नकल करने में सक्षम है। बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पहली वैश्विक संधि का मसौदा तैयार करने को लेकर वैश्विक नेता कनाडा की राजधानी ओटावा में एकत्रित हुए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने घनिष्ठ रक्षा सहयोग पर सहमति व्यक्त की। अमेरिकी सीनेट ने एक ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दी जिसके तहत अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आज अपना 51वां जन्मदिन मना रहे हैं। 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में जन्मे सचिन तेंदुलकर को भारत में क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह के मुताबिक रोहित शर्मा के बाद संजू सैमसन को भारतीय क्रिकेट टीम की T20 की कप्तानी दी जानी चाहिए। अर्जेंटीना के पूर्व फुटबॉलर कार्लोस तेवेज सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज देर रात लिवरपूल का सामना एवर्टन से होगा। अंक तालिका में फिलहाल लिवरपूल दूसरे स्थान पर। वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड भी आज देर रात उतरेगी मैदान में। टीम का सामना शेफील्ड यूनाइटेड से होगा।
क्रिस्टल पैलेस की टीम भी पेश करेगी चुनौती। टीम का न्यूकासल से होगा भिड़ंत। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मंगलवार को खेले गए मैच में आर्सेनल ने चेल्सी को 5-0 से हरा दिया। एस्टन विला के मैनेजर उनाई एमरी ने क्लब के साथ अपना करार 2027 तक बढ़ा दिया। लेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग में वापसी की और मजबूती से कदम बढ़ा दिए। चैंपियनशिप में लेस्टर ने अब्दुल फतावो की हैट्रिक की मदद से साउथहैम्पटन को 5-0 से हरा दिया। अल आइन ने एशियन चैंपियंस लीग के फाइनल में जगह बना ली। अल आइन ने अल हिलाल को 5-4 के एग्रीगेट से मात दी। यूवेंटस ने कोपा इटालिया के फाइनल में जगह बनाई। लिवरपूल के मैनेजर यर्गेन क्लॉप ने कहा कि एवर्टन के खिलाफ मैच में उनके खिलाड़ियों को दिमाग शांत रखना होगा। फेनूर्ड के अर्ने स्लॉट लिवरपूल के नए मैनेजर बन सकते हैं। लिवरपूल के मैनेजर यर्गेन क्लॉप पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो इस सीजन के बाद क्लब को छोड़ देंगे। दुनिया के नंबर 3 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज मैड्रिड ओपन की तैयारियों में जुटे हैं। मैड्रिड ओपन के पहले दौर में राफेल नडाल का सामना वाइल्ड कार्ड धारी डाविन ब्लॉन्ड से होगा। बंदा फिल्म की टीम भैयाजी के लिए एक बार फिर से एकजुट हुई है। यह मनोज बाजपेयी की 100वीं फिल्म होगी, जिसका पहला गाना बाघ का करेजा आज रिलीज हुआ। बहुचर्चित गुजराती फिल्म कसुम्बू के हिंदी ट्रेलर का एक भव्य कार्यक्रम में अनावरण किया गया। इस फिल्म के हिंदी संस्करण 3 मई 2024 को सिनेमाघरों में आएंगे। करीना कपूर ने सैफ अली खान और जहांगीर उर्फ जय के साथ तंजानिया में अपने फैमिली वेकेशन से अपनी और बेटी तैमूर अली खान की नई तस्वीरें साझा की। लक्ष्मण उटेकर द्वारा निर्देशित और सह कलाकार रश्मिका मंदाना की फिल्म छावा में विकी कौशल मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभाएंगे। बिग बी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुलासा किया कि उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 की शूटिंग शुरू कर दी। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के निर्माताओं ने इसके पहले गाने पुष्पा का टीजर जारी किया है। संगीत देवीश्री प्रसाद द्वारा रचित ये गाना, पूरा गाना 1 मई को रिलीज होगा। आमिर खान कपिल शर्मा के शो पर डेब्यू करने जा रहे हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के अगले एपिसोड में आमिर खान कपिल शर्मा के साथ अपने बच्चों, करियर और अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार दीपक परम्बोल और अभिनेत्री अपर्णा दास आज गुरुवायूर मंदिर में शादी के पवित्र बंधन में बंधे। दोनों ने शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।